मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पुष्पा भाटिया की लिखी हुई कहानी आखिरी खत। किचन का काम समेटकर मीता बाहर निकली तो निमिष कोई धुन गुनगुनाता टाई की नोट ठीक करता हुआ बोला, मीता, टेबल पर रखी हुई फाइलें ब्रीफ केस में रख, ब्रीफ केस बंद कर दो और चाबी ब्रीफ केस में ही डाल दो। मीता समझ गई। निमिष ऑफिस से ही सीधा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए निकल जाएगा। वो तुरंत बोली, वापस कब लौटोगे? 4-5 दिन। वैसे अचानक ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है? तुम्हारे बिटिया रानी की खातिर पूछ रही हूँ। जब से तुमने टूरिस्ट गाइड वाली नौकरी करनी शुरू की है तुम्हें इन सवालों को पूछने का समय ही कहाँ मिलता है। निमिष, तुम्हें भी तो यह जानने की फुर्सत नहीं होती कि ये सब मैं क्यों करती हूँ। पार्टियों में जाते वक्त ही तुम्हें मेरा ख्याल आता है, वरना तुम्हें तो इतना भी जानने की फुर्सत नहीं होती कि घर में हो क्या रहा है। निमिष ने गहरी नज़र से मीता को निहार कर उसके हर सवाल का जवाब एक ही बार में दे डाला। हर तरक्की के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। बाकी पार्टियों में तो जब भी जाता हूँ तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। खड़ी खड़ी मीता उस समय इतना ही कह पाई जिस तरह संपर्क बढ़ाने के लिए मीता का जाना जरूरी है, उसी तरह परिवार के रिश्ते नाते निभाने में निमिष का भी उसके साथ होना जरूरी है। निमिष ने झुककर मीता के कंधे पर हाथ रख के कहा, तुम घर गृहस्थी का ख्याल रखती हो, मेरे हिस्से की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा लेती हो। मैं खुद भी तो तुम्हारे लिए ही हूँ मेरी जान। मीता के सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए। नाश्ता करते करते निमिष ने उसे कामों की लंबी फेरिस्त पकड़ा दी और कैब बुक करके एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। अगले ही पल उसके दिल के दूसरे कोने से आवाज आई, निमिष के प्यार में स्नेह और अपनता की गहराई भी तो है। मीता अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी ऑफिस का चपरासी कुछ चिट्ठियां लेकर दाखिल हुआ। बोला, साहब का फ़ोन आया था, एक दिन कलकत्ता से होते हुआ वो परसों लौट आएगा। मीता डाक में आई चिट्ठियों को फाइल में लगाने लगी। तभी नज़र एक टेलीग्राम पर अटक गई। बम्बई से किसी चार्ज का टेलीग्राम था। तनु की मौत लीवर कैंसर से हो गई। उसका आखिरी खत और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट शायद आपको मिल गया होगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी अमानत को ले जाइए। निमिष के ऑफिस में काम करती थी तनु। 3 साल पहले पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद ये नौकरी उसे निमिष ने ही दिलवाई थी। बच्चा कोई नहीं था। निमिष ने उसे अपने ही ऑफिस में नौकरी दिलवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तनु को फ्लैट दिलवाने, उसके बैंक खाता खोलने, लैंडलाइन फ़ोन दिलाने आदि में भी पूरी मदद की थी। लोग तनु और निमिष के संबंधों को लेकर फप्तियाँ कसते, उसके चरित्र पर लांछन लगाते, लेकिन मीता इन सब बातों से हमेशा बेअसर रहती। लेकिन आज टेलीग्राम में आपकी अमानत वाक्य शरीर में ठंडी लहर की तरह दौड़ गया। तर्क वितर्क के चक्रवात पर उलझी तनु अपने निर्जीव शरीर को ठेलते हुए कांपते पैरों को समेटकर बिस्तर पर औंधी लेट गई। निमिष ने तनु की मदद की। दुर्घटनाग्रस्त प्रशांत के शरीर को देखकर तनु के मन में व्याप्त भय को दूर करने के लिए निमिष उसे मनोवैज्ञानिक के पास भी ले जाता था। प्रकाश ड्रग एडिक्ट था, इतना सब तो वो जानती थी, लेकिन वो बच्ची अमानत थी। मन की अधीरता को कम करने के लिए वो पानी पीने के लिए चौके तक गई। अचानक उसे चक्कर सा महसूस हुआ और वो गस खाकर गिर पड़ी। आंखें खुली तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे। निमिष पास ही खड़े थे। डॉक्टर के इंजेक्शन के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो रुई की तरह हल्की होकर तैर रही है। निमिष की आवाज़ उससे बहुत धीमी सुनाई पड़ रही थी। अचानक सदमा किस बात का पहुंचा होगा? जब मैं बम्बई के लिए निकला तब तक तो मीता बिल्कुल ठीक थी।
फिर वो सागर की गहराई में डूबने लगी। नींद खुली तो निमिष लैपटॉप पर बैठे काम कर रहे थे। करवट बदलकर वो फिर सोने की कोशिश कर रही थी कि अंधेरे में अतीत परछाइयों की तरफ सरकने लगा। आंखों के सामने उभर आई एक जिद्दी लड़की की तस्वीर, जो समाज के रस्म रिवाज के खिलाफ आवाज उठाने को झटपटाती रहती थी। बेवजह बहस करना उसे अच्छा लगता था। बाबा की कोशिश थी कि रिटायर होने से पहले वो अपनी इकलौती बेटी का ब्याह कर दे। कितने ही रिश्ते आए पर कोई भी नहीं जमा। उसकी बड़ी भाभी ने ताना मारा था, शायद कोई मन को भा गया है, तभी तो सारे रिश्ते नकारे जाते हैं। सुनते ही मीता बुरी तरह भड़क गई। तभी छोटी भाभी ने जुअल भरे अंदाज में कहा, अरेंज मैरिज इन्हें पसंद नहीं, इसके के लिए फुर्सत नहीं। बाबा से कहेंगे कि इस बार मीता के जन्मदिन पर स्वयंवर रचा डाले। मीता लपक कर भाभी के गले लग गई। आपका प्रस्ताव फिर भी गौर करने लायक है। बात आई गई हो गई। मीता को तब नहीं पता था कि भाभी की बहन की शादी में उनके कजिन भाई निमिष से उसकी मुलाकात होगी। महज एक दिन का परिचय दोस्ती में पनप कर साल भर के अंदर शादी के रिश्तों में बदल जाएगा, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कई सुरीले विवाह गीतों के रस से सरोवर मेहंदी रात के शोरगुल को चीरती हुई एक बुलंद आवाज, चित्त को आकर्षित करने वाला निमिष का व्यक्तित्व। छोटी भाभी ने दोनों का परिचय करवाया था। ये निमिष है भाई, कंप्यूटर इंजीनियर, यूएसए में एमबीए करके कंपनी में डीजीएम है। और ये हमारी ननद रानी मीता, केमिस्ट्री में एमएससी, फ्रेंच और जर्मन में डिप्लोमा संगीत विशारद है। सब कुछ मीता के मस्तिष्क में तैरता रहा। महीने भर बाद एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उसकी निमिष से दूसरी मुलाकात हुई। शाम को रेस्टोरेंट में दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। दोस्ती का सिलसिला फिर शुरू हो गया। फिर जब भी निमिष दिल्ली आता, मीता से जरूर मिलता। खूब बातें होती, ऑफिस की, दोस्तों की, किताबों की। वो शाम को बेहद इंटरटेनिंग हो जाती। अनजाने ही उन्हें पलों में वास्तविकता के ठोस धरातल पर परिपक्व प्रेम का अंकुर विकसित हो गया था। 1 महीने के अंदर चट मंगनी और पट विवाह की रस्म अदा भी हो गई। खुशहाल परिवार में अगले ही वर्ष अदिति के जन्म का जश्न मनाया गया। 10 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी निमिष के आत्मीय स्पर्श से दौड़ जाने वाली सिंहरने वैसी की वैसी है जैसे सुहागरात पर देह का प्रथम स्पर्श। मन फिर से शक के चक्रवात में उलझने लगा था। क्या निमिष का तनु के साथ कभी देह संबंध रहा होगा, जिसका परिणाम एक बच्ची है? लेकिन नहीं का शब्द फिर से मीता के मन की कगारों को छू गया। दीवार खड़ी ने सुबह के 5 बजाए तो निमिष लैपटॉप बंद करके उसके पास आकर बैठ गए। मीता अपनी दोनों हथेलियों से मुंह ढककर सिसक उठी। निमिष दुलार भरे हाथों से उसकी पीठ सहलाते रहे, फिर बोले, पीड़ा, निराशा और द्वेष का बोझ लेकर अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ रही हो? कुछ कहो तो। क्या हुआ? क्या कहूँ? कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। जब मीता ने वो टेलीग्राम निमिष को थमाया तो वो गंभीर हो गए। निमिष की गंभीर चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर एक एक पल मीता को भारी लगने लगा। विचारों के उथल पुथल से उबरते निमिष बोले, मुझसे गलती हो गई। मुझे सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। जिस समय तनु दिल्ली से बम्बई शिफ्ट हुई, उस समय प्रकाश की बच्ची उसकी कोख में थी। उसी समय भ्रूण के साथ साथ उसकी ओवरी में कैंसर की भी घुसपैठ हो चुकी थी। इस बात का पता तब चला जब कैंसर अपनी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका था। मीता के मन में व्याप्त शक की जड़ें और भी मजबूत होने लगी थी। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि तनु से निमिष की मुलाकात होती रही। निमिष ने उसे ढांढस बांधने का प्रयास किया। थका शरीर
और उलझा हुआ मन लेकर सोचने की कोशिश करोगी तो तुम कुछ भी नहीं सोच पाओगी। मीता उठकर बैठ गई। तनु की बेटी एक तरह से हमारी अमानत है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है और उस बच्चे को हक दिलवाने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मीता को लगा उसके विचारों का संतुलन खत्म होता जा रहा है। मस्तिष्क में सन्नाटा छाने लगा तो विवेक ढक गया। तीव्र प्रतिक्रिया का स्वर इतना तीखा था कि निमिष कमरा छोड़कर बाहर निकल गए। रात भर मीता भावनाओं के कोलाहल में घिरी छटपटाती रही। इतनी आसानी से कह दिया। गलती हो गई तनु का आखिरी खत जो मिला ही नहीं, उसमें भी यही लिखा होगा। सुबह 5 बजे जब उसकी आंखें खुली तब साथ वाले बिस्तर को खाली देखकर उसका मन न जाने कैसा हो गया। खुली खिड़की के सामने वो कुछ क्षणों के लिए खड़ी रही। खुले सूटकेस में निमिष के कपड़े समेटते समय लहरिया साड़ी देखकर उसकी आंखें भर आई। मन में फिर तर्क वितर्क का सिलसिला शुरू हो गया। 10 वर्षों के आत्मीय क्षणों की याद में अभी भी मन मंदिर सुगंध में बोराने लगा। निमिष के बिना अकेले जीवन काटना दुर्भर होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने नहीं पूछा। ना ही मिनिस ने प्रतिकार की किया। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने नहीं पूछा। ना ही निमिष ने प्रतिकार ही किया। बस चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। नहाकर वो कमरे से बाहर निकली तो काम वाली एक लिफाफा दे गई। बोली, पिछली गली वाले नारायण बाबू ने आपके लिए दिया है पत्र। तनु ने लिखा था। मैंने पहली बार जब आपको देखा तो महसूस हुआ कि आप मेरे बहुत करीब हैं और मैंने आपके साथ ये अनाम रिश्ता जोड़ लिया। इस जन्म के दुख दर्द की गठरी आपको सौंपकर इस दुनिया से विदा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे जाने का वक्त बहुत करीब आ गया है। मेरे और निमिष जी के बीच कोई अनैतिक संबंध नहीं थे और ना ही मेरी दृष्टि से उदारक तो पूज्य होता है, पर लोगों की निगाहें प्रेम की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाती और अफवाहें उगाने का काम शुरू हो जाता है। गुड़िया के जन्म के बाद मेरे अंदर नई उम्मीदें सिर उठाने लगी थी, लेकिन आज जब मुझे कैंसर का पता चला तो मैं अपनी बेटी के प्रति चिंतित हो गई। अगर मैं मौत से हार गई तो मीता जी आप मेरी बेटी को सहारा देंगी ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना को ठुकराएंगे नहीं। काफ़ी देर तक मीता निस्तब्ध बैठी रही, फिर धीमे कदमों से चलकर निमिष की स्टडी तक पहुंच गई। आराम कुर्सी पर ही निमिष लेटा हुआ था। मीता के धीमे कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोली तो मीता ने उसके हाथों में तनु की लिखी हुई चिट्ठी पकड़ा दी। फिर आत्मीय स्वर से मैं बोली, अब जितनी जल्दी हो सके गुड़िया को ले जाओ। तनु की बेटी को अपनाने का निर्णय मेरी गलती का प्रायश्चित नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की समाज के किसी अंधेरे कोने में खो जाने से बचाने के लिए है। मीता की गीली पलकें पल भर को फड़फड़ाई। फिर वो बोली, निमिष, प्यार से पहले हम दोनों के बीच दोस्ती का खुशनुमा रिश्ता था और दोस्ती में कभी ईगो आड़े नहीं आता। मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। काश ये प्रयास तुमने पहले ही किया होता तो तुम्हें इतनी मानसिक यातना पहले सहनी न पड़ी होती। अपने माथे पर निमिष के अंधरों के हल्के स्पर्श से तन मन पर छाई आत्मीयता की महक को महसूस करती मीता बोली, आज पहली बार मुझे इस सच्चाई का बोध हुआ कि शादी के बाद प्यार का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। हम दोनों ने मिलकर जो सुख अपने आकांक्षाएं सजोई थी, अब उस संजीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। तनु के आखिरी खत ने हमारी राहों को ज़्यादा समतल बना दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें।